अ, अच्छे बिंदु उठाए आपने। दिलीप जी के पास आऊँगा, फिर विवेक जी के पास आऊँगा मैं। दिलीप जी जुड़ रहे हैं गुजरात से। दिलीप जी, जो बात प्रकाश जी ने कही और सुनील जी ने कही, सवाल ये पैदा होता है कि जब दूसरे राज्यों की सरकारें, जो सिंगल इंजन की सरकारें हैं, उन्हें काम ही नहीं करने दिया जाता है। आज कर्नाटक का पूरा जो असेंबली का सेशन स्टार्ट होता है, वॉश आउट होता है, सारे बीजेपी पूरे फैल गए पूरे उसके अंदर और कहते पहले 5 गारंटी लागू करो, उसके बाद सेशन स्टार्ट करो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। पर ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की मोदी सरकार ने उनको चावल देने से मना कर दिया कि हम आपको चावल नहीं देंगे 34 रुपए किलो के अंदर या 31 रुपए किलो के अंदर, और उनको जबरदस्ती फिर पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, तो उन्हें काम करने से रोका जाता है। तमिलनाडु की असेंबली में गवर्नर जो है वो एक मिनिस्टर को बर्खास्त कर देते हैं बिना रिकमेंडेशन के, मुख्यमंत्री की या कैबिनेट की, जो अगेंस्ट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो करते हैं। 13 बिल साइन किए पेंडिंग पड़े उनकी टेबल पर, जिनको वो साइन नहीं करते हैं। इसके अलावा स्पीकर नार्वेकर महाराष्ट्र में वो एक्शन नहीं लेते हैं और उद्धव को आज वापस सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि आप आदेश तो दो, कम से कम बताओ कि साथ में आप डिसाइड करो कि अयोग्यता का जो मुद्दा है सारे शिंदे के सदस्यों का या फिर अजित पवार का और बाकी 9 सदस्यों का, दरअसल कुछ हो नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत की बात हो रही है और केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाता वहां पे, उसे बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है एक एक अपॉइंटमेंट के लिए, एक एक ट्रांसफर के लिए। तो आपने ये मुद्दा उठा लिया है कि आपको काम नहीं करने देना है किसी सरकार को, कुछ भी हो जाए। पंजाब के अंदर कुछ समय पहले भगवंत सिंह मान असेंबली को कन्वीन करना चाहते थे, सेशन स्टार्ट करना चाहते थे, तो गवर्नर ने उसकी परमिशन नहीं दी एंड मान को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि ये मेरा राइट है कि मैं असेंबली को कॉल कर सकता हूं। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि व्हाट राइट द गवर्नर हैज गॉट टू स्टॉल इट। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो गवर्नर जो हैं एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, और धनखड़ की भूमिका बंगाल में आप सबने देखी है। तो ये अराजकता नहीं तो और क्या है, ये दरअसल अशांति नहीं तो और क्या है, ये देश में अस्थिरता लाने का प्रयास नहीं है तो और क्या। दिलीप गोयल साहब, बात तो सही है और गंभीर मामला है। धनखड़ जी ने जो कुछ कहा वो तो सिर्फ स्टेटमेंट करते थे। तमिलनाडु में जो हुआ वो तो बहुत गंभीर थे, उन्होंने आदेश ही दे दिया। मतलब क्या सोच के दिया होगा ये हमें सोचना होगा। लेकिन इन सब बातों से, इन सब सवालों से बीजेपी घबराती नहीं है। उनके पास एक ही जवाब है, हम इलेक्शन जीत जाते हैं, हमारे पास इतनी सीटें आ गई, वो एक जवाब दे देती है। तो मुझे लगता है विपक्ष को अब एक जवाब ये देना होगा, ये स्टेटमेंट की जगह इलेक्शन जीतना होगा। जो कर्नाटक में हुआ वही उसका इलाज है। आपको सत्ता में आने होगा और बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन जीतती है उस तरह से न जीते। हम नहीं चाहते इन किन प्रकार इलेक्शन जीतने के बाद जो बीजेपी कर रही है वो बाकी पक्ष भी करते रहे, लेकिन जीतना तो होगा, तब जाके इन सब का सवाल का जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी लोकतांत्रिक प्रणाली परंपरा की बात थी, एक तरह से देखें तो वो परंपरा चल रही है। इंदिरा गांधी जब थी तो वो बाकी पक्ष की सरकार थी तो उनको नहीं रहने देती थी, उनको हटा देती थी। वो नहीं हो रहा, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, 356 का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनको कई चीजों का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑलमोस्ट वही हो रहा है। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आपको काम करने नहीं देंगे, ये बहुत स्पष्ट है। इसमें बेशर्मी भी यही है, इतनी बेशर्मी है कि अब उसे छुपाया नहीं जा रहा है। तो गुजरात की बात जब मौका मिलता है उसके बारे में कहते हो, यहाँ पर बिल्कुल बेशर्मी से ये कहा जाता है आप हमारे लोगों को चुनाव में वोट दीजिए, उसको एमएलए बनाइए, तब जाके आपके मत विस्तार में काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीजेपी का एमएलए है तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बेशर्मी से कहा जाता है, चुनाव सभा में कहा जाता है, स्टेटमेंट में कहा जाता है। जब भी कांग्रेस में से कोई छोड़ के आ जाता है और बीजेपी में ज्वाइन हो जाता है तो उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, वो वही स्क्रिप्ट पढ़ के कहते हैं कि अब काम होगा। क्योंकि मैं कांग्रेस का बहुत पुराना नेता हूं, मैं 4 या 5 बार जीत के आया हूं, लेकिन हमारे विस्तार में काम नहीं हो रहा, इसलिए अब मुझे बीजेपी में जाना होगा, अब काम होगा। ये काम कराने के लिए मैं बीजेपी में आ रहा हूं। मतलब कोई प्रणाली, परंपरा, मूल्य, नैतिक मूल्य, इसकी तो बात रही ही नहीं। हमने अभी तो कोई वो सवाल ही नहीं आता, अगर कितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए कोई जिम्मेवार नहीं, ना किसी का रेजिग्नेशन, वो बात ही चली गई है। हम तो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं और शायद मुझे लगता है आज का तकाजा है
वो नहीं रहेगा, आपको और तरीका अपनाना होगा। अब इनसे बड़ी बात क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर खुद भोपाल में कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है। तो उन्होंने नाम लेके कहा, ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ विपक्ष कहा, एनसीपी का तो नाम लिया। तो जो पार्टी घोटाला करती है उनको आप अपने साथ ले सकते हो। आज का एक्चुअली थोड़ा सा मजाक ही हो रहा था अभी एक के साथ। अगर आपको भारत में आज अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है तो आपको बीजेपी में नहीं रहना चाहिए। आप ये काम करें, आप विपक्ष में ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा सा पावरफुल हो जाइए, हो सके तो थोड़ा सा करप्शन ही कर लीजिए। फिर अगर आपका नाम आ गया करप्शन में तो फिर आप बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं और आप मिनिस्टर बन सकते हैं। ये हालत जब आ गई, लोग जब ऐसे मजाक कर रहे हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है मजाक हो रहा है, इसमें से निकलेंगे कैसे बाहर, ये बहुत चिंता की बात है। स्पीकर का रोल है, राज्यपाल का रोल है, गवर्नर का रोल है, वो कैसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब उसको रोके कैसे, कौन उसको रोकेगा। हम ये कहते हैं कि हमारा जो उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना होगा, स्पीकर की भूमिका या तो राज्यपाल की भूमिका है उसमें चेंज करने होंगे। हमारी जो आचार संहिता है इलेक्शन की, इसमें बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, लेकिन वो कौन करेगा, उसकी डिमांड कौन करेगा। हमने ये देखा पहले ये नहीं हो रहा था, अब नई सरकार आ गई, बीजेपी आ गई, उसमें भी ये नहीं हो रहा है। तो आगे स्टेट और मतलब केंद्र और राज्य के बीच इतने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इतने सारे, बहुत क्लियरली कहा गया है अरुणाचल वगैरह किस्से में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप ये नहीं कर सकते, आप राज्य सरकार को नहीं हटा सकते, फिर भी ये हो रहा है। इसका मतलब ये है इस महाराष्ट्र के स्पीकर भी शायद जानते हैं कि मुझे कहाँ कब डिसीजन लेना है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, वो कुछ इंतजार कर रहे हैं, उधर ऊपर से मैसेज मिले तब जाके शायद वो डिसीजन लेंगे। तो ये सब बातें जब हम देखते हैं, इस तरह की मजाक हम लोगों में से सुनते हैं, इसका मतलब ये है लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक हताशा है कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्या कर सकेंगे इस तरह की सिचुएशन है। तो मुझे भी नहीं, मैं भी कभी सोच में पड़ जाता हूँ, इस तरह की मजाक से बात करते हैं मेरे रीडर या तो मेरे देखने वाले, वो मुझे पूछते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम करेंगे क्या। मैं कहता हूँ कि हम तो बोलते हैं जब मौका मिलता है, बोलने की मनाही है वैसे, अगर आप ज्यादा बोलो तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम तो। लेकिन हमारे बोलने से क्या फर्क होगा, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज जो सिचुएशन है उसमें से रास्ता कैसे निकलेंगे, हम ये सोच के बोलते हैं, ये सोच के बार बार रिपीट करते हैं एक बात को कि ऐसा नहीं चल सकता, कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए, कुछ परंपराओं का पालन होना चाहिए। ये बात सही है, अगर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया इसके लिए रेलवे का मिनिस्टर है वो सीधा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। और आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ, सामने वालों को लेके क्यों आ जाते हो, आपका काम है सत्ता में आना। लेकिन दिनेश जी पता नहीं, अब मैं ये जब लोगों से बात करता हूँ वो ये सब वो लोग समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं, लेकिन शायद वो हंसने में अपनी बात निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बातें करते रहेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो हम तो रेस करते रहेंगे, हम भी कभी कटाक्ष कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें से कुछ रास्ता तो निकालना होगा। और यही है मुझे लगता है शायद पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें बोलते रहना होगा और ये कहना होगा जो हो रहा है वो चाणक्य नीति नहीं है। आप पूरी कोई पार्टी को तोड़ के ले आओ, वो चाणक्य नीति वाली बात नहीं है, ये देश को या तो लोकतंत्र को तोड़ने वाली नीति है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से